डियर स्टूडेंट्स, आज बीएससी पार्ट सेकंड के प्लांट फिजियोलॉजी वाले पेपर के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल, अर्थात जल विभव की संकल्पना। यानी जल विभव किसे कहते हैं और ये एंट्री ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन, इसके अंदर किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसमें देखिए कि वाटर जो है ये किसी भी सिस्टम से निकलने की टेंडेंसी को माना गया है, जल विभव माना जाता है। यानी कोई भी निकाय है उससे जल किस प्रकार से निकलता है, तो निकलने की उसकी जो क्षमता है उसको ही वाटर पोटेंशियल से नोट किया जाता है। और इसका प्रयोग जो जल प्रवाह है उसकी दिशा बताने में भी, जैसे एक कोशिका से दूसरी सेल्स में या मृदा से रूट तक और मृदा से वायु में समझने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो वास्तव में जल का भाव उसके उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की दिशा में होता है। यानी अर्थात जल जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच उपस्थित है, सॉइल मॉलिक्यूल्स के बीच अगर उपस्थित है तो सॉइल मॉलिक्यूल से जल रूट की सेल्स के अंदर प्रवेश करता है तो जल विभव का मान हम जानते हैं कि यह अपने उच्च क्षेत्र से और निम्न विभव की ओर जाता है। तो जल विभव का मान सॉइल पार्टिकल्स के बीच अधिक है, इसलिए रूट सेल्स की तरफ जाता है। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जल के फ्री जो फ्लो है उसको दो क्षेत्रों के बीच जो जल की फ्री एनर्जी के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। शुद्ध जल और किसी अन्य सिस्टम जैसे प्लांट सेल है या टिश्यू है, कोई सॉल्यूशन है, उसमें जल के अणुओं की जो फ्री एनर्जी है उसका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ही वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। यानी प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स और किसी सिस्टम के अंदर उपस्थित वाटर मॉलिक्यूल्स, उनके बीच जो फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस है वही वाटर पोटेंशियल है। और वाटर पोटेंशियल को ग्रीक वर्ड साई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बार के अंदर नापा जाता है। एक बार होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, जिसकी वैल्यू है 0.987 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसके कंपोनेंट समझिए। ये एक मॉडर्न कंसेप्ट कहा जा सकता है। जिस प्रकार से डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी था, उसी प्रकार से उनको अपन रिप्लेस भी कर सकते हैं इस वाटर पोटेंशियल के कंसेप्ट के आधार पर। तो सामान्य कोशिका भित्ति विलयन युक्त रिक्तिका तथा रिक्तिका और सेल वॉल के बीच भरा हुआ साइटोप्लाज्म होता है। और इस प्रकार की कोशिका को जल में डालने से इस पर अनेक फैक्टर्स कार्य करते हैं। वाटर पोटेंशियल 3 जो फैक्टर्स हैं, जैसे वाटर मेट्रिक पोटेंशियल है, सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल द्वारा रिप्रेजेंट होता है। इसलिए जल विभव इन तीनों फैक्टर्स के द्वारा तय होता है। यानी साई डब्ल्यू अर्थात वाटर पोटेंशियल की वैल्यू होती है साई एस यानी सोल्यूट पोटेंशियल प्लस साई एम यानी मेट्रिक पोटेंशियल प्लस साई पी यानी प्रेशर पोटेंशियल। तो इसमें मेट्रिक पोटेंशियल को समझिए, साई एम को। इसका प्रयोग सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे सॉइल पार्टिकल्स हैं, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, इसके लिए किया जाता है। और इस पर जल अणु एडजॉर्ब रहते हैं। तो ऑस्मोसिस के कारण साई एम इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसलिए जल विभव का मान साई एस प्लस साई पी मान लिया जाता है। यानी साई एम को कुछ भी नहीं माना जाता है। यानी इसमें सोल्यूट पोटेंशियल को देखिए, इसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है, परासरण विभव। और सोल्यूट की उपस्थिति से जल विभव में कमी की मात्रा को
विलेय विभव यानी सॉलिड पोटेंशियल कहा जाता है। यानी अगर सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं तो हमें पता है कि फ्री वाटर की जो फ्री एनर्जी है उसमें कमी आती है, सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ऊर्जा कम होगी और इसका मान हमेशा नेगेटिव होता है। तो साई एस का मान नेगेटिव होगा। साई पी समझिए, वाल प्रेशर के कारण वैक्यूल में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है जिसको टर्गर प्रेशर कहा जाता है और इसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है और ये साई पी और डब्ल्यू पी टी पी के रूप में कार्य करता है। यानी इसको हम टर्गर प्रेशर भी कह सकते हैं या वाटर पोटेंशियल भी इसको कह सकते हैं। तो ये इनके बीच में रिलेशन है। अब प्लाज्मोलिसिस की क्रिया को वाटर पोटेंशियल के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। जीव द्रव कुंचन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी हुई कोशिका में से हम जानते हैं कि जल एक्सोस्मोसिस की क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है। अगर हम किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स सेल में से निकल करके सॉल्यूशन में आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बाहर का जो विलयन है वो हाइपरटोनिक है, उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स की मात्रा ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। और कंटिन्यूअस एक्सोस्मोसिस की क्रिया से जो प्रोटोप्लाज्म है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होकर सेल वॉल से भी अलग हो जाता है और इस क्रिया को ही प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। तो प्लाज्मोलाइज्ड जो सेल है उसमें संकुचित प्रोटोप्लास्ट और सेल वॉल जो बीच का जो स्थान है उसमें भारी विलयन से भरा रहता है और इस स्थिति में जो प्रोटोप्लाज्म है वो स्फेरिकल हो जाता है तथा कोशिका को इस स्थिति में जो सेल होती है वो फ्लैसिड सेल कहलाती है। प्लाज्मोलाइज्ड की वह स्थिति जिस पर सर्वप्रथम सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेल वॉल से संकुचन दिखना प्रारंभ होता है उसे इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। यहाँ सेल वॉल साइटोप्लाज्म पर कोई प्रेशर नहीं डाल पाती है और इस स्थिति के अंदर साई पी शून्य होता है। कोशिका का जो साई डब्ल्यू है यानी जल विभव है वो विलेय विभव के बराबर होता है। तो साई डब्ल्यू का जो मान होगा वो साई एस प्लस साई पी, और साई पी का मान इस स्थिति के अंदर यानी प्रेशर है ही नहीं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल के अंदर प्रेशर नहीं है, तो वाटर पोटेंशियल का जो मान है वो सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होगा। तो वह अधिकतम बहिर्परासरण जिस पर कोशिका द्रव गोल हो जाता है वह एविडेंट प्लाज्मोलिसिस की क्रिया कहलाती है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर शुद्ध विलायक यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में डालते हैं तो एंडोस्मोसिस की क्रिया होती है और इस स्थिति के अंदर प्रोटोप्लाज्म और जो सेल होती हैं वो अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यह क्रिया डी प्लाज्मोलिसिस कहलाती है और ट्रेडिस्केंसिया जो प्लांट है इस स्थिति के ट्रेडिस्केंसिया प्लांट के अंदर इसको हम स्लाइड बना करके इसको देख सकते हैं। प्लाज्मोलिसिस की क्रिया क्या क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस। तो प्लाज्मोलिसिस के जीवित कोशिकाओं पर प्रभाव को खाद्य सामग्री के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। जैम, जेली या जो पिकल्स होता है उसमें शुगर या नमक की सांद्रता अधिक होती है और इससे इनका विघटन करने वाले बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं उनकी सेल्स प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती हैं यानी उनका पानी निकल जाता है। जो मछली और मीट को बहुत अधिक तक नम लगाकर इनको प्रिजर्व किया जाता है
ये भी एक प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया है। खेतों में जो वीड्स होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उसमें अगर नमक डाल करके, साल्ट डाल करके उनको अगर छींच दिया जाए तो पौधे नष्ट हो जाते हैं, जो खरपतवार होती है। और सॉइल में अधिक मात्रा में रासायनिक खाद डालने से पौधों की जड़ों की कोशिकाएं प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया से नष्ट हो जाती हैं, जिससे पौधे मर जाते हैं। और यह क्रिया जीवित कोशिकाओं में संपन्न होती है, इसलिए कोशिका के जीवित होने का भी संकेत देती है। प्लाज्मोलिसिस के सीमित करने से कोशिका के ऑस्मोटिक प्रेशर को भी निर्धारित किया जा सकता है। तो ये प्लाज्मोलिसिस जो क्रिया है जीव द्रव कुंचन, उसकी इम्पोर्टेंस है। अब इसमें अगला जो टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, यानी पौधे किस प्रकार से पानी का अवशोषण करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं और किस प्रकार से इसको स्थानांतरित करते हैं। तो सॉइल वाटर रिलेशंस को पहले समझना होगा। जो खनिज पोषण जो है वो रूट के अलावा रूट सॉइल के स्टोरेज और रूट को माध्यम प्रदान करने में विशेष भूमिका अदा करते हैं। भूमि में जल का स्रोत एक ही होता है, जो कि रेनफॉल होती है, वर्षा, और जो वाटर टेबल है, बर्फ़ का पिघलना, सिंचाई, ये सब भूमिगत जल के स्रोत हैं। मृदा में उपस्थित कुल जल की मात्रा होती है, उसको होलार्ड कहा जाता है। और इस जल से पादपों द्वारा अवशोषित जल को क्रेसार्ड कहा जाता है, तथा वह जल जो पादपों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है उसे एकार्ड कहा जाते हैं। तो इसमें 3 प्रकार जल हो गए। एक तो टोटल जल की मात्रा जिसे होलार्ड कहते हैं, एक वो जल जिसको पौधे अवशोषित करते हैं, क्रेसार्ड, और एक वह जल की मात्रा जो कि पौधों द्वारा अवशोषित नहीं की जाती है, वह इकार्ड कहलाती है। मृदा में बची हुई जल की वह मात्रा जो सॉइल पार्टिकल से संलग्न होती है और प्लांट को अवशोषण के लिए प्राप्त नहीं होती, वह विल्टिंग कोएफिशिएंट कहलाती है, म्लानी गुणांक। अब इसमें सॉइल मॉइस्चर जो है उसके आधार पर पानी कितने प्रकार का है जल, उसको देखिए। एक है रन ऑफ वाटर, यानी भारी बारिश से सिंचाई के बाद सॉइल सरफेस पर जो पानी बहता है तो जो कोई प्लांट्स को नहीं मिल पाता है, उस पानी को रन ऑफ वाटर कहा जाता है। दूसरा है ग्रेविटेशनल वाटर। हैवी रेन या सिंचाई के बाद जो सॉइल होती है वो टेम्परेरी रूप से सैचुरेटेड हो जाती है और जल्दी यह जल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वाटर टेबल तक चला जाता है, ज़मीन में नीचे चला जाता है। 2-3 दिन में यह संपूर्ण जल बहुत ही गहराई में पहुंच जाता है। तो सॉइल का जो अपर होरिजन होता है और नॉन कैपिलरी जो स्पेस होते हैं उनमें दोबारा वायु द्वारा वो भर जाते हैं, और यदि ये ग्रेविटेशनल वाटर अधिक दिनों तक मृदा में ठहर जाता है तो यह हानिकारक होता है, क्योंकि इससे रूट्स में गैस एक्सचेंज प्रभावित होता है। इस प्रकार से यह जल भी प्लांट के डायरेक्टली काम में नहीं आ पाता है। तीसरी टाइप का वाटर होता है कैपिलरी वाटर। ग्रेविटेशनल फोर्स के बह जाने के बाद, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके द्वारा जो जल चला जाता है, उसके बाद भी कुछ जल सॉइल पार्टिकल्स पर मेम्ब्रेन के रूप में नॉन कोलोइडल जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं और जो स्पेस होते हैं उनके बीच पाया जाता है। यह जल प्लांट को सरलता से प्राप्त होता है और यह कैपिलरी वाटर कहलाता है किसी का जल। तो उस स्थिति में मृदा में जल की मात्रा को फील्ड कैपेसिटी कहते हैं, या उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहा जाता है। तो प्लांट को सबसे अधिक मात्रा में जो उपलब्ध जल होता है वह किसी का जल होता है। फोर्थ जो टाइप है वह है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, यानी वायु शुष्क कोलोइडल सॉइल पार्टिकल्स द्वारा जो कोइजन फोर्स से बंधे हुए जल को हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहा जाता है, और सामान्यतः यह जल पौधों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। फिफ्थ जो टाइप है वह है केमिकली बाउंड वाटर। तो कुछ जल के अणु केमिकली रूप से सॉइल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉइल के साथ में
जैसे सिलिकॉन है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, इनसे जुड़ा रहता है। और इसे रासायनिक बंधित जल यानी केमिकली बाउंड वाटर कहा जाता है। यह जल भी पौधों को नहीं मिल पाता है। तो ये जल की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण था। इसके बाद है रूट शूट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। तो इसके अंदर आप देखिए, रूट का जो टर्मिनल पार्ट होता है वह खनिजों का अवशोषण विभाग लेता है। और रूट टिप्स में 4 क्षेत्र होते हैं। रूट कैप क्षेत्र, जो रूट के शीर्ष पर एक प्रोटेक्टिव टिश्यू के रूप में कार्य करता है। इसके जस्ट नीचे मेरिस्मेटिक जोन होता है, जो रूट कैप के ठीक ऊपर स्थित होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बार बार विभाजन करती रहती हैं। तीसरा जोन आता है जोन ऑफ इलोंगेशन यानी रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। यह मेरिस्मेटिक क्षेत्र के ऊपर होता है और यहाँ रूट की लंबाई में वृद्धि होती है। और चौथा पार्ट आता है रूट एयर जोन। यह जोन ऑफ इलोंगेशन से ऊपर की ओर होता है और इस क्षेत्र पर रूट एयर्स पाए जाते हैं। ये डायग्राम दिया गया है। इसके अंदर किस प्रकार से रूट कैप है, इसके ऊपर मेरिस्मेटिक जोन है, मेरिस्मेटिक जोन से ऊपर जोन ऑफ इलोंगेशन है और सबसे लास्ट में है रूट हेयर्स जोन। तो रूट हेयर्स एपिब्लेमा सेल्स कोशिका की एक पतली रोम समान अतिवृद्धि होती है और ये प्लांट का मेन एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन होता है। यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज के हिसाब से इनकी संख्या अलग अलग होती है रूट हेयर्स की। और जल अवशोषण रूट हेयर्स की अनुपस्थिति में भी होता है। जैसे बल्ब हैं, कॉर्म हैं, राइजोम्स हैं, इनमें एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। और बहुत सारे जलीय पौधे होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें रूट हेयर्स नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पर भी अवशोषण होता है। रूट हेयर की जो सेल वाल होती है उसमें सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही अणुओं के लिए पारगम होती है। यानी मूल रोमों की जो कोशिका भित्ति होती है उसके आर पार सोल्यूट भी आ सकते हैं और सोलवेंट्स भी। और सेल वाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म की परत को घेरे रहते हैं। और यह सेलेक्टिव यानी डिफरेंशियली परमेबल के समान कार्य करती है। जो रूट हेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन का कार्य करेगी। साइटोप्लाज्म कोशिका रस से भरी बड़ी रिक्तिका को घेरे रहते हैं। और यहाँ यह खनिज लवणों, शुगर्स और ऑर्गेनिक एसिड्स का यहाँ पर जलीय विलयन होता है, जिसका परासरण दाब सोइल सॉल्यूशन से अधिक होता है। तो ये इसका रूट सिस्टम और वाटर एब्जॉर्प्शन का मेथड था। इसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन की विधियां हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।